हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डियर अडे फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्लास नंबर 3। यहाँ पे आपका 2 क्लास हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्लास नंबर 3 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक दोनों क्लास नहीं देखे हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग सभी नोट्स से बहुविकल्पीय प्रश्न को खत्म करते हुए हम लोग अब अतिलघुत्तीय प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं आपका मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हर क्लास को सबसे पहले ले पाओ। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्लीज आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सेकंड क्लास का दोस्तों थर्ड क्लास का यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है। पहला आपको मिल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द में गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब यहाँ आपको बताना है कि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुट निरपेक्षता का अर्थ यह था कि सैनिक के गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण किस वर्ष किया गया है। पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण आपका 1954 में किया गया है। जैसे आपका है कि सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, झंडा दिवस है। अब यहाँ बात करते हैं गुट निरपेक्षता क्या है। सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखकर शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। शांति एवं स्वतंत्रता की यह नीति एक गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि निःशास्त्रीकरण क्या है। दोस्तों निःशास्त्रीकरण क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, यह आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व शांति बनाए रखने के लिए शास्त्रों के कम से कम प्रयोग से धन की बचत का उपयोग जन कल्याण के कार्य में प्रयोग होना ही निःशास्त्रीकरण कहलाता है। अर्थात विनाशकारी शस्त्र अस्त्रों के प्रचुर मात्रा में संग्रह न करना निःशास्त्रीकरण कहलाता है। दोस्तों आपका सबसे मेन पॉइंट यही है कि विनाशकारी शस्त्र अस्त्रों का प्रचुर मात्रा में दोस्तों इकट्ठा न करना, ठीक है, यानी संग्रह न करना ही निःशास्त्रीकरण आपका कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। यहाँ पे तो आपका होगा जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी और साक्षरता दर। ये आपकी दोस्तों 4 चुनौतियां सामने आ जाती हैं। इसको दूर करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों गरीबी रेखा के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपका मिड डे मील आरंभ कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 में। कब, 15 अगस्त 1995 में आपका मिड डे मील आरंभ हुआ था। अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं। अब यहाँ पे आपको 3 घटक मिल जाएंगे। NFSM चावल, ओके दोस्तों, NFSM गेहूं और NFSM आपके हो जाएंगे दलहन। ये आपके यहाँ पर 3 चीजें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय खाद्य निगमों की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। दोस्तों आपका हो जाएगा 1964 में। यह आपका हुआ था नई दिल्ली। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए भूमंडलीय कण क्या है। दोस्तों भूमंडलीय कण क्या है, दोस्तों आप इसको अच्छे से देखकर इसको आप संक्षिप्त में लिखिएगा, इतना लंबा आप मत लिखिएगा।
आप दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों आपका हो गया भोजन, कपड़े, फर्नीचर, बिजली, सामान, दवाइयों। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका यात्री, निवासी दोस्तों, व्यापार, ये चीज़ें दोस्तों आपका लोक संस्कृत, ये चीज़ें आपको जो मेन आपके पॉइंट हैं, आपको इसको टेस्ट करना है और चीज़ों को आपको छोड़ देना है। अब यहाँ देखिए संख्यांकी माध्यमों का पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे आपसे संख्यांकी के बारे में पूछा गया है दोस्तों। समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। दोस्तों ये चीज़ें आपको मैथ की क्लास में अच्छे से बताई गई होंगी, आपने पढ़ा होगा, आप इसको मैथ की क्लास में पूछ सकते हो। दोस्तों यह आपका होता है एक फार्मूला, ठीक है दोस्तों, सिग्मा एक्स अपॉन एन। दोस्तों आपका एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी आपकी संख्याएं होती हैं वे आपके ईयर होती हैं, ठीक है। यहाँ होगा आपका एन बराबर 7। ओके दोस्तों, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा। जब हम मैथ पढ़ाएंगे तो आप वहाँ पूछिएगा, वहाँ हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पूछा गया कि दोस्तों बहुलक क्या है, जो संख्याएं सबसे अधिक बार होती हैं वही आपका बहुलक कहलाएगा। दोस्तों इसमें आपका 11 3 बार है, यानी इसमें इसका बहुलक आपका होगा, ठीक है, 11। ये आपके 11 सबसे सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए, कच्चा माल किसे कहते हैं? प्राकृतिक खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखानों में इसे यंत्र के द्वारा दोस्तों परिवर्तन किया जाता है, तब तब वह सामान आपका मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत चीज़ों को देखा होगा दोस्तों, जैसे कि आपका गन्ना हो गया, तंबाकू, ये सब आपके कच्चे माल में आएंगे। अफीम की खेती, ये सब दोस्तों आपके कच्चे माल में आएंगे। ये फैक्ट्रियों में बनने के बाद तब चीनी के माध्यम से, गुड़ के माध्यम से हम सबके किचन तक पहुंचती हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों 1904 में। कब पारित किया गया? 1904 में आपका पारित किया गया था। अब यहाँ देखते हैं नव जागरण का क्या अर्थ है। धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी समस्याओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना ही आपका आएगा नव जागरण के अंतर्गत। अब यहाँ हम देखते हैं उदार। दोस्तों यानी आपका नरम दल से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्णता वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, उदारवादी कहलाते हैं। आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यह दोस्तों किसका था नारा? यह आपका भीकाजी कामा। भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने बनाया था? आपका हो जाएगा वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने भारत का पहला तिरंगा झंडा बनाया था। दांडी यात्रा किसने की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। नेक्स्ट आपका है उन दो क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्हें फांसी दी गई थी। भगत सिंह और राजगुरु। सीमांत गांधी कौन थे? सीमांत गांधी अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पूना एक्ट किन के मध्य हुआ था? पूना एक्ट महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। ओके दोस्तों, चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट किस सन में बना? यह बना था आपका 1919 में। दोस्तों कब बना था? आपका 1919 में बनकर तैयार हुआ था। अब यहाँ देखते हैं महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। दोस्तों 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट आपका है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? गुट निरपेक्ष की नीति का समर्थन किया था। अब यहाँ पर देखते हैं विश्व के दो प्रमुख हैं गुट कौन कौन से हैं। आपका जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। पंचशील के पहले सिद्धांत का
पूर्ण कीजिए। एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। तक्षय में सम्मिलित होने वाले देशों के नाम लिखिए। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा बनाए रखना। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्य राष्ट्र कौन कौन थी? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का नाम वस्तु क्या है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये आपके 6 अंग हैं दोस्तों। कितने अंग हैं आपके? 6 अंग हैं। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? दोस्तों 5। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दोस्तों हिंद महासागर है। समताप तथा समदाब रेखा किन्हें कहते हैं? समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप कहते हैं तथा दोस्तों वायु समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं? आपके होंगे 2 प्रकार से, धात्विक और अधात्विक। लौह एक्स किसे कहते हैं? खदानों से प्राप्त लोहे के लौह एक्स कहते हैं। खान किसे कहते हैं? जिन स्थानों से खनिज प्राप्त किया जाता है उन्हें हम लोग खान कहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए प्लस आप जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आपका होगा मैग्नीज। काला सोना किसे कहते हैं? दोस्तों कोयला आपका एक प्रकार का काला सोना के अंतर्गत आएगा, यानी गोल्ड, दोस्तों ब्लैक गोल्ड, ठीक है। शक्ति के साधन किसे कहते हैं? जिस साधनों के प्रयोग से हम मशीनों को चलाते हैं, यातायात साधन दोस्तों गति, ठीक है। दोस्तों जो हमारे घरेलू कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे हमें शक्ति के साधन के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि अपरक कितने प्रकार के होते हैं? अपरक आपके 4 प्रकार के होते हैं। नमक कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों हम लोग नमक प्राप्त करते हैं समुद्र से। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार मानव के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा था सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार योग्यता का गठन कब हुआ था? आपका हुआ था 1993 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। दोस्तों ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, दोस्तों भेदभाव, कुटिल उद्योगों का विनाश, ठीक है। ये आपके सब क्रांति के कारण बन जाएंगे। रानी अवंतीबाई कौन थी? यह रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनको कोई उत्तराधिकार न होने के कारण उन्हें रायगढ़ से हटा दिया। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? दोस्तों ये थी निवासी आयरिश की, तो आयरिश की मूल निवासी आपकी ये मानी जाती हैं। नेक्स्ट आपका है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका हुआ था 1885 में। इसका श्रेय आपको जाएगा A.O. होम को। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय, ये आपके उदारवादी नेता के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम आपको यहाँ पर बताना है। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के शुरुआत, यानी 6 अगस्त 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की हुई थी शुरुआत, ठीक है दोस्तों, और 6 अगस्त 1930 को नमक कानून आपका तोड़ा गया था। चलिए दोस्तों, अब यहाँ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका मानसून जलवायु में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दोस्तों, जो आपका मानसूनी जलवायु की विशेषता होती है, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में परिवर्तन होती है। जलवायु धारा दोस्तों क्या होता है? वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, वह आपका आएगा जट वायु धारा के अंतर्गत। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। हिंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? वन बचाओ दोस्तों, वन बचाओ अभियान में चिपको आंदोलन का बहुत ही बड़ा अभियान है। दोस्तों, आपने सुंदर लाल बहुगुणा का नाम सुना होगा। दोस्तों, सुंदर लाल बहुगुणा भी आपके वन बचाओ आंदोलन में शामिल थे। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान पर विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत दोस्तों बताइए। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, जनअधिकार से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना से जनसंख्या अधिक होना। दोस्तों, यानी जो हमारे खाद्य सामग्री है वो कम है और जनसंख्या अधिक है। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, यह आपका हो जाएगा मैडम हेलेन। ओके दोस्तों, कब हुआ था? ये अमेरिका के निवासी थे। 17 नवंबर 1875 में किया गया था। एक इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता है? एक इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह दोस्तों पत्रिका अंग्रेजी में लिखती थी। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी थी? दोस्तों, आपका था फ्रांसीसी और अंग्रेजी। ओके, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक 2 भाषाएं थी। अब यहाँ बात करते हैं विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? यह आपका मनाया जाएगा 5 जून को। दोस्तों, कब मनाया जाएगा? आपका मनाया जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट आपका है संसद के दोनों सदनों का। दोस्तों एक मिनट, अब यहाँ पे दोस्तों आपका है संसद के दोनों सदनों का। दोस्तों सदनों का 17वां दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए क्या दिया गया है, संसद के दोनों सदनों का 17वां स्थान कौन करता है? दोस्तों आपके जाएंगे राष्ट्रपति महोदय। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी थी? दोस्तों कौन कौन सी हैं? दोस्तों ये सब आपके उत्तर प्रदेश के जनजाति के बारे में आ जाएंगे। दोस्तों ये आपके थारू, पंकी, बुक्सा, पठारी, चेरो, ये सब आपके दोस्तों नायक, ठीक है, ये सब आपके पटारी, भुइया, बेगा,
दोस्तों ये सब आपके अजीब अजीब नाम हैं, ये सब आपके जनजाति के अंतर्गत आती हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? दोस्तों ललितपुर जिले में आपका यूरेनियम पाया जाता है। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन जारी और जलवायु और भूगोल परिवर्तन ला रही है। दोस्तों आप इसके बारे में अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय अशोक स्तंभ यानी दोस्तों सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया था? दोस्तों अशोक स्तंभ की बात करें दोस्तों यह एक प्रकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या दोस्तों सारनाथ अशोक लाट से लिया गया था। कहाँ से? सारनाथ से लिया गया था। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका हो जाएगा सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका होगा पलाश का पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? अशोक होगा। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और सूती उद्योग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दोस्तों इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के किसी शहर में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक मिले हैं? दोस्तों कानपुर में। ठीक है दोस्तों कानपुर में उत्तर प्रदेश के सूती वस्त्र के सबसे अधिक मिलें आपको पाई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कम से कम 25-30 क्वेश्चंस देख चुके हैं। दोस्तों 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर प्लस देख चुका है। दोस्तों अभी आपके 50 क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिएगा। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, हम उस क्वेश्चंस को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यह आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों आपका 18 में आया था। ठीक है 19 वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों आपका हो जाएगा कानपुर। ओके दोस्तों लाल इमली मिल के भी नाम से इसको जानते हैं। कभी कभी आज पूछ लेगा एग्जाम में कि लाल इमली मिल कहाँ पर है, आपको बताना होगा कि कानपुर में है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि लाल इमली मिल किस उद्योग से संबंधित है? दोस्तों आपको लिखना होगा कि ऊनी वस्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में रेशम वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? वाराणसी, कानपुर, इटावा एवं मोतीनगर। ओके दोस्तों मोतीनगर ये सब आपके रेशम वस्त्र के प्रमुख उद्योग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग। दोस्तों कांच उद्योग आपका पहला फिरोजाबाद, नैनी जो कि इलाहाबाद में है, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ दोस्तों ससनी आपका ये सब आपके आएंगे। लेकिन दोस्तों आपका फिरोजाबाद विश्व का सबसे प्रसिद्ध चूड़ी सबसे अधिक आपको यहीं पर बनने में देखने को मिल जाएगा। एल्युमिनियम दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र कौन सा है? दोस्तों सोनभद्र जिले में आपको एल्युमिनियम सबसे अधिक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है आप इस पे अधिक ध्यान मत दीजिए, अधिक लंबा दोस्तों क्वेश्चन आपका नहीं आता है। दोस्तों अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग खुद अपने मन से पढ़कर अच्छे से लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को पढ़ने में फालतू की टाइम क्यों खराब करें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। दोस्तों बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। ठीक है ये आपके 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद नरांडे, फिरोजा मेहता, सुरेंद्र। ये सब आपके आ जाएंगे दोस्तों, ये सब आपके प्रथम उदारवादी नेता के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन से और देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? महात्मा गांधी ने दोस्तों आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया?
दोस्तों जब इन्होंने चोरी चोरा कांड की घटना देखी दोस्तों तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने तुरंत 1921, 1920, 1922 में इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या हैं? दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको खुद पढ़ना होगा ताकि दोस्तों आप लोग खुद अच्छे से अपने मन से लिख पाओ। जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व बेहता पर ही आरोप लगाया था। दोस्तों बस केवल आपको यही 2 पॉइंट लिखकर आ जाना है, आपको अधिक तामझाम लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कांडों से हुई थी? दोस्तों इन्हें लाठियों से मार मार कर दोस्तों इनकी बहुत ही बुरी हालत से मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था? 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र भारत का प्रमुख उपलब्धियां दोस्तों क्या थी? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ 9 उपलब्धियां दिख जाएंगी, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे, हम जो आपके क्वेश्चन से रिपीट रहेंगे जो हमने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताया था, हम उस क्वेश्चंस को यहाँ पर छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उस क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने समझने से बस केवल टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों ये भी आपका हो गया था। तो ये सब आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। जो क्वेश्चंस आपका नहीं होगा हम उस क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। अगर दोस्तों बात करें पराबैंगनी किरणों के बारे में, तो दोस्तों ये सबसे पहले हमारे त्वचा पर कैंसर का कार्य कर देती हैं, तो इसके साथ साथ हमारे आंखों पर भी हानि पहुंचने लगती है। ओके दोस्तों यहाँ पे आपको प्राकृतिक आपदा दोस्तों पता होगा, ठीक है। चक्रवात को और किन किन नाम से जानते हैं आपको तो ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर हमें कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पे आपका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके हो जाएंगे स्वामी दयानंद जी। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक। ओके तो ये आपके थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। होम रूल दोस्तों, होम रूल के नेता कौन कौन थे? दोस्तों ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये आपके 2 प्रमुख नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों आपको इसको अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लेना है। अब यहाँ देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1991। दोस्तों कहाँ गया? ये देखिए आपका 1991 और 56। दोस्तों देखिए 51 और 56, 1951 और 56 आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं भारत में, दोस्तों भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? आपका जगह कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ सब आपको चांदी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों यह आपका हो जाएगा आगरा में। यह आपका एक हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक का त्यौहार होता है। अब यहाँ देखते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको हो जाएगा 16 दिसंबर को। ओके दोस्तों अब यहाँ देखिए आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? यह आपका प्रथम स्थान है। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 100+ क्वेश्चन से अच्छे से देख लिए हैं। दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।